आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और ये जो चैप्टर है ये आपके एग्जामिनेशन में अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो जरा चैप्टर को समझना अच्छे से। कोशिश करूंगा कि आज ही इस चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म कर दूं एक ही क्लास के अंदर। और आप अच्छे से इसको पढ़ लेना घर पे। इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको घर पे बना लेना और चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। देखो, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए गवर्नमेंट बजट होता क्या है। तो सबसे पहले समझो बजट क्या होता है। अपने फ्यूचर में होने वाली कमाई और अपने कल को होने वाले खर्चे, जब उनका रिपोर्ट हम बनाते हैं एक सीधे पेपर पे, एक सीधे स्टेटमेंट में देखते हैं कितना कितना कमाई होने वाला है, कितने कितने खर्चे होने वाले हैं। जब हम इस पेपर पे एक स्टेटमेंट बना देते हैं हमें कितनी कमाई मिलेगी इस साल कमिंग ईयर में, और कमिंग ईयर में कितने खर्चे होने वाले हैं, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं क्लास बजट। और हर एक इंसान बजट बनाता है, चाहे एक नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, या फिर क्लास स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे क्लास लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। हर सरकार अपना बजट बनाती है। तो हम यहाँ बात करेंगे सरकार के बजट के बारे में, गवर्नमेंट बजट के बारे में, कि सरकार को पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है और कहाँ कहाँ पे सरकार के खर्चे होते हैं, किस किस टाइप की कमाई होती है, किस किस टाइप के खर्चे होते हैं, टाइप्स ऑफ बजट, सारा का सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट बजट होता क्या है क्लास? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर ऑफ फिस्कल ईयर। एक साल के अंदर, फिस्कल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक साल के अंदर जो भी आपको पैसा मिलने वाला है और जो भी आपके खर्चे होने वाले हैं, उस स्टेटमेंट को क्लास बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। प्लस सरकार को साल भर में जितना पैसा मिलने वाला है और जितना खर्चा सरकार का होने वाला है, चाहे वो कोई भी सरकार हो क्लास, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो जिसको म्युनिसिपैलिटीज बोलते हो आप, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे क्लास सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये होता है बजट। तो हर फरवरी मतलब कि हर साल के फेब्रुअरी मंथ में बजट जो है अनाउंस होता है। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द फेब्रुअरी इज नोन एज इन इंडिया एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। ध्यान रखना, फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं क्लास? एनुअल बजट प्रेजेंट करते हैं। मैं आपको फेब मंथ में याद भी दिलाऊंगा बजट, जब क्लास निर्मला सीतारमन बजट अनाउंस करेंगी, जो हमारे देश की करंट फाइनेंस मिनिस्टर है। जब वो बजट अनाउंस करेंगी क्लास बजट, तो उसमें बताएंगी सरकार कहाँ कहाँ पे इस कमिंग ईयर में खर्चा करने वाली है और कहाँ कहाँ से कमाई होने वाली है। पूरे न्यूज चैनल पे बजट ही बजट, न्यूज़पेपर पे, रेडियो पे, अखबार पे, हर जगह क्या चीज सस्ती हुई, क्या चीज महंगी हुई, बजट का आम आदमी की जेब पे क्या असर पड़ेगा, टैक्स सिस्टम में क्या चेंजेस आया है, ये सारी की सारी चीजें क्लास उस दिन पूरे टीवी पे चलता रहता है। तो गवर्नमेंट बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उस बजट को हम लोग बोलते हैं यूनियन बजट। ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसको बोलते हैं यूनियन बजट। अब सवाल यह है कि सर बजट को बनाते क्यों है? ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, शॉर्ट में मीरा याद कर लो, MERA। वैसे EERA होता है लेकिन आप शॉर्ट में मीरा याद कर लो, MERA। मीरा मेरा कुछ भी कह के याद कर लो, MERA। ये शॉर्टकट है आपके बजट के ऑब्जेक्टिव को याद करने के लिए क्लास, ये आपको शॉर्टकट पड़ेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर वो है मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज which are established and managed for social welfare। बच्चों ध्यान समझना, बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइज हैं जिनका मेन मोटो है पब्लिक की भलाई करना, जिनका मेन मोटो है सोशल वेलफेयर करना। ऐसी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनको अगर सोशल वेलफेयर करना है तो उनको फंडिंग कहाँ से मिलेगी, उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? उनको पैसा कौन देगी? सरकार देगी। तो सरकार उनको पैसे देती है कि आप पब्लिक का भला करो। लेकिन अगर वो कंपनी पब्लिक का भला नहीं कर रही, वो कंपनी उस पैसे को करप्शन में यूज कर रही है क्लास, उस पैसे को अपने काम में यूज किया जा रहा है, पब्लिक की भलाई के लिए रखा गया है उनको, लेकिन वो पब्लिक की भलाई नहीं कर रहे, तो उस सिचुएशन में सरकार क्या करती है क्लास? उन कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन करती है, उन कंपनीज को प्राइवेट कंपनी के हवाले बेच देती है। और जो अच्छी कंपनियां होती हैं, काम कर रही होती हैं, सरकार उनको फंडिंग करती है। इसको बोलते हैं, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसको मैनेज करना ही गवर्नमेंट का क्या है क्लास? बजट का ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैं ये पढ़ा चुका हूं आपको। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है क्लास? सरकार की। ऐसे तो RBI की भी है लेकिन सरकार की भी है। आप सबको पता है सरकार की एक पॉलिसी है जिसका नाम क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी।
और उस फिस्कल पॉलिसी के तहत सरकार देश में अगर एक्सिस डिमांड है या डेफिसिट डिमांड है, सरकार उसको कंट्रोल करती है। बजट इज प्रिपेयर्ड with the objective of making various provision for managing such enterprise for providing the financial help। तो जो कंपनी ऐसी कंपनी है क्लास जो मतलब अच्छे से चल नहीं पा रही है, पब्लिक का भला कर रही है अच्छे से, तो उनको फाइनेंशियल हेल्प करती है। और जो कंपनी क्लास अच्छे से काम नहीं करती उनका सरकार करती है प्राइवेटाइजेशन। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है क्लास, सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देती है इन्फ्लेशन में, और डिफ्लेशन में टैक्स रेट को कम कर देती है। इन्फ्लेशन में सरकार सब्सिडी नहीं देती, डिफ्लेशन में सरकार सब्सिडी देती है। सरकार अपने खर्चे बढ़ा देती है डिफ्लेशन में और कम कर देती है इन्फ्लेशन में। तो कहीं ना कहीं सरकार ये ध्यान रखती है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ना हो, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहे, इकोनॉमी स्टेबल रहे। क्लियर है? जो आपने फिस्कल पॉलिसी पढ़ा था ना पहले, एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड कंट्रोल करने के लिए, सेम वही। नव्य फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहा हूं कि जो सरकारी कंपनियां है ना, जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं, उनको ना सरकार फंड अलोकेट करती है बजट बना के कि इस कंपनी को कितना पैसा देना है। जो कंपनी अच्छा काम कर रही है सरकार उनको पैसे देती है, जो अच्छा काम नहीं कर रही सरकार उनको बंद कर देती है, यानी कि उनको प्राइवेट कंपनी के हवाले बेच देती है। तो तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सरकार का जो मेन मोटो है बजट बनाने का, वो ये है कि जो लोगों की इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कोई इंसान बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, बहुत ज्यादा अमीर है, कोई इंसान इतना गरीब है कि वो 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं खा सकता। तो अमीर और गरीब के इस फासले को, इस डिफरेंस को कम करना ही कहलाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। यानी कि सरकार करती क्या है, अमीर की इनकम पे बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज करती है, और उससे जो सरकार को पैसा मिलता है, उस पैसे से सरकार गरीब लोगों को सब्सिडी देती है। तो सरकार का जो मेन मोटो यहाँ पे क्या है क्लास, सरकार का मेन मोटो है टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाना। प्रोग्रेसिव मतलब क्या है, तुम जितना ज्यादा पैसे कमाओगे उतना ज्यादा तुमको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स सिस्टम इज प्रोग्रेसिव। जितना ज्यादा पैसे कमाते चले जाओगे उतना ज्यादा तुमको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अगर अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाता है तो अमीर की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाती है, और गरीब लोगों को जब सब्सिडी दी जाती है तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, जब हम इनकम में से टैक्स दे देते हैं तो जो बचता है उसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। टू इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पुअर, गवर्नमेंट प्रोवाइड देम सब्सिडी। गरीबों की इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार उनको सब्सिडी देती है, और अमीरों की इनकम कम करने के लिए सरकार टैक्स सिस्टम को बनाती है प्रोग्रेसिव। और मुझे जरा कोई बताएगा कि कौन सा ऐसा टैक्स है जो बढ़ता जाता है अगर आप ज्यादा पैसा कमाते हो तो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? क्या लगता है आपको? आपको पता है ना सबको, 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स। वेरी डायरेक्ट गुड टैक्स। प्लस, वेरी गुड। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो है वो बढ़ता चला जाता है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे जैसे आप ज्यादा पैसे कमाते चले जाते हो। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो कैसे नेचर का होता है क्लास, प्रोग्रेसिव नेचर का। करेक्ट है क्लास, हर किसी का डायरेक्ट टैक्स होगा। अगला है क्लास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो कंपनी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इन चीजों को बनाती है उन पे सरकार हैवी टैक्स चार्ज करेगी। क्लास प्लीज अपना ऑडियो जो है परवेश म्यूट करो। जो कंपनी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये सारी चीजें बनाती है, सरकार उन पे हैवी टैक्स लगाएगी, बहुत ज्यादा टैक्स उनके ऊपर लगाया जाएगा। और जो कंपनी खादी का प्रोडक्ट, खाने पीने का सामान और ऐसी चीजें जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं ये बनाती है, सरकार उनको सब्सिडी देती है। कुल मिला के सरकार बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू और जो भी क्लास नशीली पदार्थ हैं उन चीजों की सेल कम करना चाहती है, उन चीजों कंजप्शन कम करना चाहती है, उनको डिस्करेज करना चाहती है। तो सरकार हार्मफुल कंजप्शन, हार्मफुल गुड्स के ऊपर हेवी टैक्स लगाती है। समझ रहे हो बात को? और जो क्लास ऐसी चीज है जहाँ पे लोगों का भला हो रहा है, लाइक कुछ नेसेसिटीज हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, तो उनके लिए सरकार क्या देती है, सब्सिडीज। तो ये 4 जो है यहाँ पे पॉइंट है जो बताता है कि बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है। बहुत ज्यादा चांस है एग्जामिनेशन में कि बजट के ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, अब आते हैं गवर्नमेंट बजट हैज 2 ब्रॉड कंपोनेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा कॉपरेट करो क्लास, आज हम क्लास को एंड करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, क्योंकि आज की क्लास में ही हम ये चैप्टर सोच रहा हूँ पूरा खत्म करा दूं आपका। फिर अगली 2 क्लास के अंदर फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी भी खत्म करके मैक्रो फिनिश कर देंगे, फिर रिवीजन करेंगे। तो जो गवर्नमेंट बजट है उसके 2 कंपोनेंट है। पहला है बजटरी रिसीट
और दूसरा है बजटरी एक्सपेंडिचर। सुनना अच्छे से, साल भर में सरकार के पास जितना पैसा आने वाला है टोटल, उसको बोलते हैं बजटरी रिसीट। साल भर में सरकार का जितना खर्चा होने वाला है टोटल, उसको बोलते हैं बजटरी एक्सपेंडिचर। अब बजटरी रिसीट है क्या? बजटरी रिसीट refers to total estimated money receipt of the government from all sources during a fiscal year। तो साल भर में जहां से भी, जिस भी सोर्स से जितना भी पैसा आया, वो सारा का सारा बजटरी रिसीट है। क्लियर है? तनिष, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? सरकार, जो कंपनी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू बनाती है, उन पे सरकार हेवी टैक्स लगाती है, बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है। और जो कंपनी खादी का प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कंपनी फूड आइटम बनाते हैं, जो कंपनी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बनाते हैं चीजें, उनके ऊपर सरकार क्या करती है? सब्सिडी देती है। अगर मैं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की कंपनी खोलने वाला हूँ, सरकार मुझसे बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज करेगी। लेकिन अगर मैं खादी बनाने की कंपनी खोलने वाला हूँ, सरकार मेरे को सब्सिडी देगी, मुझे जमीन सस्ते मिलेगा और मेरे को जमीन सस्ते में मिलेगा, और मेरे को जो भी अदर चीजें हैं क्लास, जैसे मान लो बिजली का बिल वगैरह हो, उसमें मेरे को क्या मिलेगा? छूट मिलेगी। तो बजटरी रिसीट जो है वो दो टाइप में क्लासिफाई होता है। पहला होता है रेवेन्यू रिसीट, दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। ठीक है, पहला होता है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा क्या है? कैपिटल रिसीट। अब ध्यान से समझना क्लास, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्लासिफिकेशन करके दिखा देता हूं। एक बार ना ये चार्ट लिख लो, आप बहुत काम आएगा। ये चार्ट लिख लो। गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट हैं, आप चार्ट लिख लो क्लास, बहुत काम आएगा। सबसे पहला है बजटरी रिसीट, दूसरा है बजटरी एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट दो टाइप का है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट दो टाइप का है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स। अभी हम सब कुछ समझेंगे, ठीक है? आप लिख लो नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स दो टाइप का है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। कैपिटल रिसीट के तीन कंपोनेंट हैं, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स और बोरोइंग्स। ठीक है, इसको लिख लो मेरे साथ साथ। बजटरी एक्सपेंडिचर दो टाइप का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस, ठीक है, ये है पूरा का पूरा। जल्दी से इसे क्लास फटाफट लिख लो। ये पूरा का पूरा बजट का क्लासिफिकेशन है। अभी सारा बताऊंगा, कैपिटल सीट वाला भी बताऊंगा, डोंट वरी। अभी जो है एक बार आप लिख लो। तो बजट के दो कंपोनेंट है, क्या? बजटरी रिसीट और बजटरी एक्सपेंडिचर। अब बजटरी रिसीट दो टाइप का है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपको पैसा मिलेगा तो या तो आपने कुछ बेचा होगा, या तो आपने कुछ बेचा होगा, समझ रहे हो बात को, तो पैसा मिलेगा, या आपने किसी से उधार लिया होगा तो पैसे मिलेगा। समझ रहे हो बात को? भैया पैसा कब आएगा, रिसीट कब आता है आपके पास? या तो आपने कुछ ना कुछ असेट को बेचा है, यानी कि कुछ ना कुछ असेट कम होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ लाइबिलिटी बढ़ेगा। मान लो पैसा कब आएगा? मैं मशीन बेच दूंगा, मैं अपनी कंपनी बेच दूंगा, पैसा आएगा।
या फिर मैं उधार ले लूँ किसी से तो पैसा आएगा। लेकिन रेवेन्यू रिसीट ऐसी रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट सरकार की ऐसी रिसीट है जिससे ना ही कोई असेट कम होता है और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्री का पैसा जो सरकार को मिल रहा है, ऐसी रिसीट को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। समझ रहे हो बात को? फ्री का पैसा जैसे टैक्स। एक मुझे बात बताओगे आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो, हम लोग टैक्स पे करते हैं, मैं डायरेक्ट टैक्स पे करता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स पे करता हूँ। तो जब मैं सरकार को टैक्स देता हूं तो सरकार के पास क्या रिसीट आता है? बिल्कुल आता है। लेकिन क्या सरकार की कोई असेट कम होती है उससे? सरकार की कोई प्रॉपर्टी कम होती है? नहीं। क्या सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ती है? कोई कर्जा सरकार का बनता है उससे? नहीं। तो रेवेन्यू रिसीट सरकार की वो रिसीट है जिससे ना ही सरकार की कोई असेट कम होती है और ना ही सरकार की कोई भी लायबिलिटी बढ़ती है। ध्यान रखना, रेवेन्यू रिसीट सरकार की ऐसी रिसीट है जिससे ना ही सरकार की कोई असेट कम होती है और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है। कुल मिला के फ्री का पैसा। जैसे आपका चालान कट जाता है कई बार, फाइन, फीस, पेनल्टी, डोनेशन, टैक्स, ये सब चीज सरकार को फ्री में मिलती है। अगर मैं टैक्स पे करता हूं तो मैं ये सरकार से नहीं कह सकता कि मेरे घर के आगे सड़क बना दो, मेरे घर के आगे स्ट्रीट लाइट लगवा दो, क्योंकि मैं टैक्स पे करता हूं। बिल्कुल नहीं। मेरे को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है सरकार से जब मैं टैक्स पे करता हूं तो। और कैपिटल रिसीट क्या होता है? जिससे सरकार की कोई ना कोई असेट, सरकार की कोई ना कोई असेट कम होगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे रिसीट्स को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसीट। आई रिपीट, रेवेन्यू रिसीट सरकार की ऐसी रिसीट है जिससे सरकार की कोई असेट कम नहीं होती, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है। जबकि कैपिटल रिसीट सरकार की ऐसी रिसीट है जिससे कोई ना कोई असेट सरकार की कम होगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। आ जाओ जरा फटाफट। अब रेवेन्यू रिसीट के दो पार्ट है, कौन कौन से क्लास? टैक्स और नॉन टैक्स। ठीक है। टैक्स तो जानते ही हो क्लास क्या होता है। सरकार को टैक्स सिस्टम से जो भी पैसा मिलता है, टैक्स सोर्स से, चाहे वो कैसा भी टैक्स हो, वो टैक्स रिसीट है। और अगर आपको टैक्स देना है, अगर आप टैक्स देने के लिए लायबल हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स नहीं देते तो ये कानूनन जो है अपराध है। अगर आपको अपना टैक्स नहीं दिया तो आपने, सरकार आपके ऊपर लीगल एक्शन लेगी, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी। टैक्स कितने टाइप के हैं क्लास? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, जब हम सरकार को टैक्स देते हैं तो क्या सरकार की कोई लायबिलिटी बनती है? क्या कोई असेट कम होती है? नहीं। तो ये फ्री की इनकम है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। अच्छा, अब टैक्स दो टाइप के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान रखना, अभी आपको थोड़ी देर मैंने पहले बता दिया था, डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है। जितना ज्यादा कमाते चले जाओगे उतना सरकार को टैक्स देते चले जाओगे। तो डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स द पर्सन हु बियर द बर्डन ऑफ टैक्स डज हिमसेल्फ डिपॉजिट इट विद गवर्नमेंट। अगर मेरे सर पे टैक्स का बोझ है तो मैं ही उस टैक्स को जमा करूंगा, मैं अपना टैक्स किसी और से वसूल नहीं सकता। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। मेरी इनकम पे मुझे टैक्स देना है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, क्लास गिफ्ट देने पे भी टैक्स लगता है, वेल्थ टैक्स यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स जिसको कहते हो, ये सारा का सारा डायरेक्ट टैक्स है। यानी जिसके ऊपर टैक्स का बर्डन है वही सरकार को टैक्स जो है वो जमा करेगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो शिफ्टेबल नहीं है, यानी आप अपना बोझ किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। आपका जो टैक्स है, आपका जो बर्डन है वो आप ही को देना है, आप किसी और से उसे रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है क्लास? ये वो टैक्स है जो इस इंसान को बियर करता है वो खुद पे नहीं करता है। दुकानदार के ऊपर सरकार टैक्स लगाती है, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, बर्गर क्लब, बर्गर किंग, इनके ऊपर सबवे, इनके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है। या फिर आप जैसे नेस्कैफे में जाते हो कॉफी पीने, या मान लो सीसीडी है, ठीक है, या कोस्टा कैफे है, स्टारबक्स है, अब इनमें हमारे सामान पे जो टैक्स लगता है वो उनको देना था दुकान वालों को, लेकिन दुकानदार क्या करते हैं, वो कस्टमर से ले लेते हैं। 100 रुपए का पिज्जा खरीदने जाओ तो 105 का पड़ेगा, तो ये 5 रुपए टैक्स जो है वो कस्टमर से रिकवर कर लिया गया, अपना बोझ कस्टमर के ऊपर डाल दिया गया। इसको बोलते हैं क्लास इनडायरेक्ट टैक्स, और ये रिग्रेसिव इन नेचर है। मुकेश अंबानी अगर 100 रुपए का पिज्जा खरीदेंगे तो उनको भी 105 देना पड़ेगा। कोई गली मोहल्ले का छोटा लड़का जो गरीब बहुत है, अगर वो भी वही पिज्जा खरीदेगा तो उसको भी सेम पैसा देना पड़ेगा। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सबके लिए क्या होता है, सेम होता है, वो कम ज्यादा नहीं होता।
डायरेक्ट टैक्स अमीरों पे ज्यादा लगता है और गरीबों पे ना के बराबर या नहीं लगता। तो इनडायरेक्ट टैक्स में अपना बर्डन जो है आप शिफ्ट कर सकते हो। तो इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ दीज टैक्सेस आर शिफ्टेबल। द अमाउंट ऑफ टैक्स कैन बी रिकवर फ्रॉम कस्टमर। टैक्स का पैसा किससे ले लेते हैं? कस्टमर से। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये दोनों ही आपकी रेवेन्यू रिसीट है। क्यों? क्योंकि ना ही सरकार की कोई असेट कम होती है इनसे और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है। अब नॉन टैक्स रिसीट कौन से होते हैं? क्लास सुनो मेरी बात, टैक्स को छोड़कर बाकी जो रिसीट्स है ना, टैक्स को छोड़कर वो नॉन टैक्स है। अच्छा, ये एग्जांपल देख लो इंडिया टैक्स का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का एक और नाम भी है इंपोर्ट ड्यूटी। अच्छा, नॉन टैक्स रिसीट क्या होता है? टैक्स के अलावा फाइन। कुछ गलती होती है ना, जब आप कानून तोड़ते हो, लॉ का उल्लंघन करते हो, नियम कानून, तो आपको फाइन भरना पड़ता है। फाइन भरना कमाने कमाने का कोई सोर्स नहीं है। फाइन भरना सिर्फ इसलिए फाइन रखा जाता है ताकि आप लोग गलती ना करो, आप इज्जत करो, रेस्पेक्ट करो लॉ की, हमारे देश के नियम कानून की। फीस, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, डेथ सर्टिफिकेट बनता है, पासपोर्ट बनता है, कोर्ट फीस, पैन कार्ड, लाइसेंस फीस, ये सारी की सारी चीजें क्लास जो है वो फीस के अंदर आता है। ठीक है, जो फीस हम सरकार को देते हैं, जो जुडिशियल वर्क के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए। स्टेट क्या होता है क्लास? स्टेट क्या होता है? अगर एक इंसान है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कोई औलाद नहीं है उसकी, ना कोई वारिस, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो उसके मरने के बाद किसकी हो जाती है? स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो उसको बोलते हैं स्टेट। यानी कि कोई एक इंसान जिसकी डेथ हो गई है और उसका कोई लीगल हायर यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई वारिस नहीं है उसका, तो वो सारी प्रॉपर्टी किसके पास जाती है? सरकार के पास। डोनेशन, जो डोनेशन मिलता है क्लास, ग्रांट हो गया, डोनेशन हो गया, पब्लिक कंपनी से जो पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो नॉन टैक्स रिसीट है। क्योंकि ये टैक्स तो है नहीं, लेकिन ये रेवेन्यू रिसीट है। क्यों? क्योंकि इस चीज को, ये जो पैसा सरकार के पास इनका आ रहा है, इससे ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ेगी और ना ही सरकार की कोई भी एसेट कम होगी, इसीलिए हम इसे कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। दीज आर those receipts of the government which do not leads to reduction in any asset nor creation of any liability। क्लियर है? तो सरकारी कंपनी तो पता है क्लास, इंडियन रेलवे, इंडियन ऑयल, भिलाई स्टील प्लांट, LIC, BHEL, तो ये सारी कंपनी सरकारी कंपनी है, तो इनसे जो रेवेन्यू आता है सरकार का, वो भी आपका रेवेन्यू रिसीट का पार्ट होगा। प्लस शॉर्ट में कैपिटल रिसीट को याद करना, RDB, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स। RDB, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग। मेरी बात सुनना, ढंग से सुनना पहले, ठीक है? क्लास सुनो, रिसीट का मतलब पैसा आना। पैसा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन पैसा आने के साथ साथ कोई लाइबिलिटी बढ़ेगी, नहीं तो कोई ना कोई असेट कम होगी। यानी कि कोई ना कोई लाइबिलिटी मेरी बढ़ जाएगी पैसा आने के साथ साथ, अगर लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो कोई ना कोई असेट कम हो जाएगी। जैसे रिकवरी ऑफ लोन। एक बात मुझे बताओ, मैंने किसी को लोन दिया है, मैंने किसी को 10 लाख का लोन दिया है, तो वो लोन मेरे लिए लाइबिलिटी है या असेट है? बोलो। मैंने लोन दिया है, ध्यान से सुनो, मैंने लोन दिया ना कि लिया। जिसने लिया उसके लिए लायबिलिटी, जिसने दिया उसके लिए असेट। तो लोन अगर मैंने दिया है तो वो क्या है क्लास? एसेट है। आगे बात समझ। लोन जो है साक्षी, जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो बिल्कुल गलती मत करो, जीएसटी कैसे हो सकता है? ठीक है, जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ओके। जो लोन है, जो लोन है बैलेंस शीट में, वो लोन क्या है क्लास? असेट है। जो लोन है बैलेंस शीट में वो असेट है। अगर ये लोन आपने किसी को दिया था, ये रिकवर हो गया, उस बंदे ने वो लोन लौटा दिया, तो पैसा आया आपके पास? बिल्कुल पैसा आया, तभी तो ये रिसीट है। लेकिन सर ये कैपिटल रिसीट क्यों है? क्योंकि आपकी असेट कम हो गई। तो मैंने क्या कहा था क्लास, कि कोई ना कोई असेट कम होगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। फ्री का पैसा नहीं है, इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। कोई ना कोई असेट कम होगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। तो रिकवरी ऑफ लोन जो है वो क्या है क्लास आपकी? रिकवरी ऑफ लोन इज अ कैपिटल रिसीट बिकॉज इट लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट। दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट क्लास, PSU मतलब था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एक मुझे बात बताओ, ये जो सरकारी कंपनी है, सरकार के लिए असेट है? भाई सरकार ने अगर एक कंपनी खरीदी तो सरकार ने क्या किया? उसमें इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब सरकार यही कंपनी किसी और को बेच देगी
तो ये चीज क्या कहलाई जाएगी क्लास? डिसइन्वेस्टमेंट, और डिसइन्वेस्टमेंट से आपकी एसेट खत्म हो जाती है। मान लो मैंने कंपनी खरीदी तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, उसे बेच दूंगा तो वही मेरी क्या हो जाएगी? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट को तोड़ना या इन्वेस्टमेंट को बेच देना। तो ये भी कैपिटलिस्टिक है, क्यों? क्योंकि इससे हमारी एसेट जो है वो कम हो जाएगी। और तीसरा पैसा कैसे आ सकता है क्लास? बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब क्लास लाइबिलिटी। ध्यान रखना, बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी। अगर आपने उधार लिया तो आपके पास पैसा आएगा, लेकिन पैसा आने के साथ साथ आपकी जो लाइबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो रिकवरी ऑफ लोन से असेट कम होता है, डिसइन्वेस्टमेंट से असेट कम होता है, और बोरोइंग से जो लाइबिलिटी है वो बढ़ जाता है। ओके, तो ये तीनों पॉइंट है क्लास, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स। ये तीन कंपोनेंट है किसके? कैपिटल रिसीट के। चलो आ जाओ जरा चार्ट पे, जो मैंने आपको शुरू में चार्ट बना के दिया था, आप एक बार चार्ट पे आ जाओ और चेक करो, जो जो मैंने बताया था सेम वही आपके चार्ट में लिखा हुआ होगा। सबसे पहले बजटरी, बजट उसके दो पार्ट हैं, बजट रिसीट और बजटरी एक्सपेंडिचर। चेक करो, बजटरी रिसीट के दो पार्ट हैं, कौन कौन से? रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होता है जिससे ना ही सरकार की कोई असेट कम होती है और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है, फ्री का पैसा सरकार को मिल गया। उसके दो पार्ट हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। सॉरी, रेवेन्यू के दो पार्ट हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स जो टैक्स से पैसा मिला, अदर देन टैक्स इज नॉन टैक्स। टैक्स दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कैपिटल शीट की बात करें तो वो तीन है, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स। ये आपका हो गया। अब पेपर में सबसे ज्यादा चांस क्या है इस टॉपिक से पूछा जाने का? पहली बात कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए कि आप बताओ कि रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, पहचानो। तो अगर असेट कम हो रही है या लायबिलिटी बढ़ रही है तो कैपिटल है, नहीं तो रेवेन्यू है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको सीधा ही डिफरेंस पूछ लिया जाए, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। प्लीज एक बार चेक करो फटाफट, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट का डिफरेंस चेक करो सब लोग। कैपिटल रिसीट में रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग है। बात को समझना, अगर मान लो सरकार ने एक कंपनी खरीदी, सरकार ने एक्स लिमिटेड एक कंपनी खरीदी, तो ये कंपनी सरकार के लिए क्या है? ये कंपनी सरकार के लिए एसेट है। और अगर उस कंपनी को सरकार बेच देगी तो असेट खत्म हो जाएगी ना यहाँ से, और बेचने से पैसा आएगा, लेकिन असेट कम हो गया साथ में, तो इस रिसीट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसीट। और बोरोइंग से क्या होता है? उधार लिया, अगर सरकार उधार लेगी तो पैसा आएगा, लेकिन पैसा आने के साथ साथ जो लाइबिलिटी है सरकार की वो भी बढ़ जाएगी। तो रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग, ये तीनों के तीन क्या है? आपकी कैपिटल रिसीट है। ओके, ये तीनों ही क्लास क्या आपके कैपिटल रिसीट है। चलो डिफरेंस चेक करो सब लोग फटाफट, डिफरेंस चेक करो, रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट के बीच का जो डिफरेंस है वो चेक कर लो जल्दी से। असेट प्रॉपर्टी, असेट जो होता है वो प्रॉपर्टी होती है, जो एसेट्स है ना बेसिकली, वो प्रॉपर्टी। असेट का मतलब लैंड, बिल्डिंग। जैसे अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं, तुम बोलोगे मेरे पास, मान लो किसी के पास घर है, गाड़ी है, उसके घर के सामान है, मशीन है, वो सब असेट है, वो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो पहला तो मीनिंग हो गया। दूसरा नेचर, ये रेकरिंग है, यानी बार बार होने वाली कमाई है, लेकिन ये नॉन रेकरिंग है, ये बार बार नहीं होता, कभी कभी होता है, इंसिडेंटल है। डेट क्रिएशन, रेवेन्यू रिसीट से कोई भी सरकार का कर्जा नहीं बनता है, लेकिन कैपिटल रिसीट में जो बोरोइंग्स है, बोरोइंग से सरकार की लाइबिलिटी बन जाती है। एग्जाम्पल की बात करें, टैक्स रिसीट, फीस, फाइन, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये सब सरकार का रेवेन्यू रिसीट है। और नॉन टैक्स, सॉरी, जो कैपिटल रिसीट है वो तो पता ही आपको, तीन, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग। रेकरिंग मतलब बार बार होने वाले खर्चे या कमाई। अच्छा, कुछ फॉर्मूले बन गए इससे। फॉर्मूले क्या बन गए? टोटल रिसीट के दो पार्ट हैं, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, प्लस टोटल रिसीट के दो। डेट क्रिएशन मतलब कर्जा, डेट मतलब कर्जा, क्रिएशन मतलब कर्जा बन जाता है। समझ रहे हो बात को? डेट क्रिएशन मतलब कर्जा बन जाता है, डेट क्रिएटिंग। भैया टैक्स से थोड़ी कोई कर्जा बनेगा सरकार का, लेकिन सरकार अगर उधार ले लेगी, मान लो किसी से, पब्लिक से उधार लेगी, या कमर्शियल बैंक से, या आरबीआई से, या बाहर देश की सरकार से, या वर्ल्ड बैंक से, तो ये सरकार की लाइबिलिटी हुई ना, तो उसको बोलते हैं डेट क्रिएशन, जिससे डेट मतलब कर्जा बनता है। चेक करो फॉर्मूला,
टोटल रिसीट जो है वो किसके सम के बराबर है? रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट के। और जो रेवेन्यू रिसीट है वो किसके सम के बराबर है? टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो रेवेन्यू है टैक्स प्लस नॉन टैक्स। और जो टैक्स रेवेन्यू है वो किसके बराबर है? डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। और कैपिटल रिसीट के तीन कंपोनेंट, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग। तो ये फॉर्मूला बन गया ना उसी से ही, भैया सिंपल फॉर्मूला है। तो बजटरी रिसीट तो हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं बजटरी एक्सपेंडिचर, यानी सरकार के होने वाले खर्चे। तो बेसिकली आपके सिलेबस में है लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इज अ कैपिटल। लोन जो आपने वर्ल्ड बैंक से लिया वो कैपिटल रिसीट है, क्योंकि वो लोन है ना, लोन इज लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी आता है कैपिटल रिसीट के अंदर। लोन कैसा भी हो वो कैपिटल रिसीट के अंदर आएगा। अच्छा, बजटरी एक्सपेंडिचर क्या होता है क्लास? सरकार का जो भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, जो भी सरकार का खर्चा होने वाला है पूरे साल में, उसको बोलते हैं बजटरी एक्सपेंडिचर। वो दो टाइप का है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कुछ खर्च करूंगा तो मेरी असेट बढ़ेगी? मैं बिल्डिंग खरीदूंगा, मशीन खरीदूंगा, असेट बढ़ेगी? नहीं, तो मेरी लाइबिलिटी कम होगी। लाइक मैंने खर्चा किया और लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी, कर्जों की पेमेंट कर दी। मैंने खर्चा किया और कर्जे की पेमेंट कर दी, लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी। समझ रहे हो बात को? तो अगर मैं लाइबिलिटी की पेमेंट करूंगा तो ये भी तो क्लास कहीं ना कहीं लाइबिलिटी को कम कर रहा है ना। खर्चा है, पैसा जा रहा है, लाइबिलिटी कम हो रहा है। नहीं तो कोई ना कोई असेट बढ़ रहा है। भैया जब भी मैं खर्चा करूंगा तो या तो असेट मेरा बढ़ेगा, नहीं तो मेरी लाइबिलिटी कम होगी। लेकिन लेकिन क्लास, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे सरकार की ना ही कोई असेट कम होती है और ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ती है। समझ रहे हो बात को? तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फ्री का खर्चा, सरकार का फ्री फंड में खर्चा हो रहा है, ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी कम हो रही है और ना ही सरकार की कोई भी असेट बढ़ रही है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये सरकार के वो खर्चे हैं जिससे सरकार की कोई ना कोई असेट बढ़ेगी, और अगर असेट नहीं बढ़ी तो कोई ना कोई लायबिलिटी जरूर कम होगी। इस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चों इनके एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको आएगा क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के लिए कि पहचानो कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है। तो अगर असेट और लायबिलिटी में चेंज आया तो कैपिटल है, और नहीं आया तो रेवेन्यू। तो कौन कौन से रेवेन्यू होते हैं क्लास? ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इंटरेस्ट पेमेंट, गिफ्ट डोनेशन, चैरिटी, और डिफेंस पे कोई डिफेंस सर्विस जो खर्चा हुआ है डिफेंस सर्विस पे, वेज जो दिया है सरकार ने, वेजेस वगैरह दिए इन लोगों को, टैक्स को कलेक्ट करने में जो मेहनत लगी है, पैसा लगा है। हमारे देश के लोग ना ईमानदारी से टैक्स नहीं देते। जो टैक्स नहीं देते तो सरकार को ना उन्हें उस टैक्स को कलेक्ट करने में काफी खर्चा करना पड़ता है, बहुत सारे लोग हायर करने पड़ते हैं, और स्क्रूटिनी होती है, रेड पड़ती है। वो सारा खर्चा सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि इससे सरकार की कोई भी असेट ना बढ़ती है और ना ही कोई भी लायबिलिटी कम होती है। फ्री का खर्चा है। समझ रहे हो बात को? और ये क्यों है क्लास रेवेन्यू? क्योंकि दे डू नॉट क्रिएट एनी एसेट नॉर रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी। ना ही ये किसी असेट को क्रिएट करते हैं और ना ही ये किसी लायबिलिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है क्लास कैपिटल एक्सपेंडिचर। दीज आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट which leads to reduction in liability of the government or creation of any asset of the government। ध्यान से सुनो, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार के वो खर्चे हैं जिससे सरकार की कोई ना कोई लाइबिलिटी कम होगी क्लास, नहीं तो कोई ना कोई असेट बढ़ेगी। सरकार की कोई ना कोई लाइबिलिटी कम होगी, नहीं तो कोई ना कोई असेट बढ़ेगी। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि फ्री का खर्चा नहीं है, हमारे असेट कोई ना कोई बढ़ जाएगी, कुछ खरीद लेंगे, बुलेट ट्रेन खरीद लेंगे, हाइपरलूप ट्रेन खरीद लेंगे, जेट प्लेन खरीद लेंगे बाहर से खर्चा करके। नहीं तो कोई ना कोई असेट जो है वो क्या हो जाएगी क्लास? बढ़ जाएगी, कोई लायबिलिटी कम हो जाएगी। लाइक मैंने लोन लिया हुआ था, मेरा वो लोन का अमाउंट मैंने लौटा दिया तो मेरा लोन कम हो गया। तो इस टाइप के एक्सपेंडिचर को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप एग्जांपल देखो, लाइक रीपेमेंट ऑफ लोन, इक्विटी शेयर खरीदा आपने, बाहर देश की किसी कंपनी से खरीदा, लैंड बिल्डिंग, मशीन खरीदा, इक्विपमेंट, स्कूल बना, फ्लाईओवर बना, हॉस्पिटल बना, कॉलेज बना, डैम बने, ये सारे एक्सपेंडिचर जो है वो आपके कैपिटल
एक्सपेंडिचर है। चलो अब डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट। सेम वही, पहला पॉइंट मीनिंग का है और दूसरा पॉइंट है क्लास रेकरिंग, बार बार होता है, नॉन रेकरिंग। आप डिफरेंस देखना, जो रेवेन्यू रिसीट का था और कैपिटल रिसीट का था सेम वैसा ही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बार बार होता है और ये कभी कभी होता है। पर्पस क्लास देखो, ये खर्चे करना क्यों जरूरी था कि देश सही से चलता रहे, लेकिन ये खर्चे क्यों किया जाता है क्लास, चाहे किसी ना किसी असेट को खरीदने के लिए या क्लास ग्रांटिंग लोन, तो असेट को खरीदने के लिए या लोन के लिए ये खर्चा किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, इंटरेस्ट है, सब्सिडी है, डोनेशन है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है, पेंशन है, ये सब खर्चे जो है आपके रेवेन्यू है। लेकिन मशीन खरीदी, स्कूल बनवाया, बिल्डिंग खरीदा, हॉस्पिटल खरीदा, रीपेड लोन, लोन को लौटा दिया आपने ताकि आप बाद में लोन जो है ले सको, लौटा दिया आपने, ये सब एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मीनिंग प्लीज ध्यान रखना, मीनिंग, नेचर, पर्पस और एग्जाम्पल। तो एग्जामिनेशन पहचानने के लिए भी आ सकता है कि पहचानो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और मैं अभी आपको काम दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, आप सबको पहचानना है। तो दिमाग में क्या आएगा, अगर मेरी असेट बढ़ी या मेरी लायबिलिटी कम हुई तो वो कैपिटल नेचर का है, और असेट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया तो रेवेन्यू नेचर का है। बस ये ध्यान रखना एक्सपेंडिचर के अंदर। ओके, पर्पस पॉइंट में क्या लिखा है कि देखो, ये जो डेली के खर्चे होते हैं ना, रोज रोज के, ये खर्चे अगर आप नहीं करोगे ना, अगर ये खर्चे नहीं करोगे, वेज नहीं दोगे, इंटरेस्ट नहीं दोगे, सब्सिडी नहीं दोगे, तो देश चल नहीं पाएगा। और ये जो खर्चे होते हैं क्लास, इसमें असेट खरीदने के लिए खर्चे किए जाते हैं ताकि बड़े खर्चे हों तो आप असेट खरीद सके। जैसे कि बात बोलूं, आपके घर पे आपके माँ बाप डेली जो खर्चा करते हैं, डेली बेसिस पे राशन लाना, छोटे मोटे खर्चे करना, डेली बेसिस पे जो भी खर्चे होते हैं वो घर चलाने के लिए जरूरी है, वो रेवेन्यू है। लेकिन कई बार वो घर खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, असेट खरीदते हैं, आपके लिए कंप्यूटर लैपटॉप खरीदते हैं, तो वो चीजें इंप्रूवमेंट के लिए चाहिए, तो वो चीजें होती हैं क्लास कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से समझना, तो टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या आ गया बताओ जरा। टोटल एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, वो आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल रिसीट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। अब सिचुएशन इन अ बजट, तो अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम बजट है, इक्विलिब्रियम मतलब जो हमारी रिसीट है और जो हमारी एक्सपेंडिचर है वो दोनों बराबर है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम बजट। बजट इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब सरकार की जो रिसीट है और सरकार की जो एक्सपेंडिचर है वो आपस में बराबर है। अब आते हैं सरप्लस बजट। सरप्लस बजट वो बजट है क्लास जहां पे सरकार की रिसीट ज्यादा है और खर्चे कम है। मेरी बात ध्यान से समझना, ये पॉइंट एक नंबर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि अगर देश में इन्फ्लेशन है, सर इन्फ्लेशन मतलब एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड मतलब जहां पे लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, महंगाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन है, तो क्लास इन्फ्लेशन की सिचुएशन में सरकार जो बजट बनाती है उस बजट को बोलते हैं क्लास सरप्लस बजट। क्यों, इन्फ्लेशन है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो सरकार अपनी रिसीट को बढ़ा सकती है, सरकार पब्लिक से पैसा ज्यादा ले सकती है। तो सरप्लस बजट अगर है इकोनॉमी में, तो सरप्लस बजट के टाइम पे क्या बनता है, सॉरी, इन्फ्लेशन अगर है इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन के टाइम पे बनता है सरप्लस बजट, और डिफ्लेशन के टाइम पे बनता है डेफिसिट बजट। और डेफिसिट बजट किसको कहते हैं, जहां सरकार के एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं और सरकार के जो खर्चे हैं वो ज्यादा है और कमाई कम है। कुल मिला के इक्विलिब्रियम में खर्चा कमाई बराबर, सरप्लस में जो ज्यादा है कमाई, डेफिसिट में खर्चे ज्यादा हैं। और अगर इकोनॉमी इन्फ्लेशन में है तो वो बनाएगी सरप्लस बजट, और अगर इकोनॉमी डिफ्लेशन में है तो बनेगा डेफिसिट बजट। अब ये जो डेफिसिट है वो भी तीन टाइप का है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। देखो, ये तो पक्की बात है कि जितने भी डेफिसिट आप पढ़ रहे हो उसमें खर्चे ज्यादा होंगे, कमाई कम होगी। क्यों, क्योंकि वो है ही डेफिसिट। तो डेफिसिट के जो पार्ट है उस समय खर्चे होंगे ज्यादा, कमाई होंगी कम। तो रेवेन्यू डेफिसिट सरकार की मतलब कि ऐसी डेफिसिट है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट का डिफरेंस है। यानी हमारे रोजमर्रा के जो खर्चे हैं सरकार के और रोजमर्रा की कमाई, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। इम्प्लीकेशन क्या है, अच्छा इम्प्लीकेशन समझते हो ना, कि अगर देश के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट है तो उसका असर क्या होगा। अगर देश के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट है यानी सरकार के खर्चे ज्यादा हैं डेली के और कमाई कम है, तो खर्चा होगा क्या। क्लास मेरी बात ध्यान सुनना, revenue receipt and revenue expenditure are largely related to recurring expense of the government।
क्लास जो रेवेन्यू रिसीट है और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये सरकार के रोजमर्रा के खर्चे हैं एज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस। एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस पे बच्चों, मेंटेनेंस मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब देश की रक्षा, ताकि कोई अटैक ना करे, हमारा जमीन ना कब्जा ले, हमारी आर्मी पर अटैक ना कर दे। तो इन सब में रेगुलर बेसिस पे जो खर्चे होते हैं सरकार के, वो आपका रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाई रेवेन्यू डेफिशिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल। अगर रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा है तो सरकार को चेतावनी मिलती है, क्या भैया अपने खर्चे कम कर लो या अपनी कमाई को बढ़ा लो। समझ रहे हो बात को। लेकिन इंडिया एक लेस डेवलप कंट्री है, तो इंडिया में आप टैक्स को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब हैं, और गरीब लोगों पे आप टैक्स का बर्डन नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास अपना खुद का पैसा खाने के लिए तो है नहीं, वो टैक्स कहाँ से देंगे। तो कुल मिला के आप गरीब लोगों को टैक्स का पैसा बढ़ा तो सकते नहीं, और आप डेवलपमेंट के काम को रोक भी नहीं सकते बिकॉज इंडिया अभी बन रहा है, तो ये खर्चे तो करने पड़ेंगे डेली बेसिस पे। तो कुल मिलाकर सरकार ना रिसीट्स को बढ़ा सकती है ना खर्चे कम कर सकती है। अब पेपर में कई बार सवाल आता है कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करना हो तो कैसे करोगे, क्योंकि आप ना ही अपने खर्चे कम कर सकते और ना ही कमाई बढ़ा सकते, इंडिया एक गरीब देश है। तो अब रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास दो रास्ते हैं। पहला, या तो सरकार अपनी असेट को बेचेगी, जैसे सरकार अभी आपको पता है ना, सरकार इंडियन रेलवे को बेचने जा रही है। इंडियन रेलवे का, क्लास ऑयल कॉरपोरेशन का, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इन सब का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। ये सारी सरकारी कंपनी है, लेकिन धीरे धीरे सरकार इनको प्राइवेट कंपनी के हवाले कर देगी, उनको बेच देगी, उनसे पैसा आएगा। तो इस पैसे से देश को चलाया जाएगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग, ये दो सोर्स है। या तो हम डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, हमको पैसा नहीं बच रहा तो हम अपने असेट को बेच देंगे, नहीं तो हम उधार ले लेंगे किसी से। असेट को मतलब कि अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी असेट कम होगी, उधार लेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी। तो फाइनली क्या है क्लास, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये लार्जली है रैकरिंग एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट, जो रोजमर्रा पे खर्चे किए जाते हैं डेली बेसिस पे, एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस पे। हाई रेवेन्यू डेफिसिट एक वार्निंग सिग्नल, एक चेतावनी देता है कि अपने खर्चे कम करो और कमाई बढ़ा लो। इंडिया गरीब देश है, कमाई बढ़ा नहीं सकते, टैक्स के लिए फोर्स नहीं कर सकते लोगों को, और आप ना ही अपने खर्चे कम कर सकते हो। तो इस सिचुएशन से उभरने के लिए, टू कोप द सिचुएशन, गवर्नमेंट क्या करते हैं क्लास, उस सिचुएशन में हाई रेवेन्यू डेफिसिट में अपने डिसइन्वेस्टमेंट करती है, बोरोइंग करती है। डिसइन्वेस्टमेंट से एसेट कम होती है, जबकि बोरोइंग से लायबिलिटी बढ़ती है। बच्चों ध्यान समझना, फिस्कल डेफिसिट का एक ही नाम होता है जिसको बोलते हैं बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट को हम लोग क्या कहते हैं क्लास, बोरोइंग्स, जो हमने उधार लिया है। ध्यान समझना, फिस्कल डेफिसिट को हम लोग क्या कहते हैं, बोरोइंग। और फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, मेरी बात ध्यान से समझ लेना यहाँ पे, और सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे इस टॉपिक के। देखो, सबसे पहली बात, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, ठीक है। दूसरी बात, फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल रिसीट घटा दूं, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो है वो कैसे निकलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल रिसीट घटा देंगे, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो ये आपका आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। बच्चों एक बात समझना, टोटल रिसीट के दो पार्ट होते हैं, सबको पता है ना, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट के तीन पार्ट होते हैं, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग। तो ये टोटल रिसीट लो, लेकिन एक चीज को छोड़ दो, क्या, बोरोइंग। तो हम इसे थोड़ा और खोल के अगर लिखें, तो जो फिस्कल डेफिसिट है कि हमारी सरकार ने उधार कितना लिया है, आप टोटल रिसीट को क्या लिख सकते हो, टोटल रिसीट, सॉरी, टोटल टोटल एक्सपेंडिचर। आप टोटल एक्सपेंडिचर को क्या लिख सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल रिसीट को रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। लेकिन इस कैपिटल रिसीट में एक चीज मत लेना आप, क्या नहीं लेना क्लास, एक्सक्लूडिंग
बोरोइंग्स। कुल मिला के आपने बोरोइंग को रिसीट के अंदर लेना ही नहीं है। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। इससे आपका फिस्कल डेफिसिट निकल आएगा। फिस्कल डेफिसिट यानी बोरोइंग्स, जो हमने बाहर देश से उधार लिया है। तो ये फॉर्मूला नोट्स में लिखा हुआ है सारा, आपको लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। अब उसका इम्प्लीकेशन, उसका असर क्या होगा? अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, यानी हमारी सरकार ने ज्यादा उधार ले रखा है, तो सबसे पहला जो इसका बनेगा इम्प्लीकेशन, वो इट कॉज इन्फ्लेशन, उससे महंगाई बढ़ेगी। सरकार जब उधार लेगी तो सरकार वो पैसा हमारे देश में ही तो खर्च करेगी। सीधी सी बात है, अगर हमारी सरकार उधार लेगी तो वो पैसा हमारे ही देश में खर्च होगा। समझ रहे हो बात को? अगर सरकार उधार लेती है तो ये जो उधार लेगी सरकार, तो ये पैसा हमारे देश में ही तो खर्च होगा। तो हमारे देश के लोगों को इनकम मिलेगी, और अगर उनको इनकम मिलेगी तो वो खर्च ज्यादा करेंगे, तो डिमांड ज्यादा करेंगे, महंगाई बढ़ेगी। दूसरी बात, फॉरेन डिपेंडेंस। हम लोग अगर उधार लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जिस देश से हम लोग उधार ले रहे हैं उस देश के ऊपर निर्भर होते चले जाएंगे। जैसे पाकिस्तान जो है वो चाइना से बहुत ज्यादा उधार ले रखा है, तो चाइना जो बोलेगी पाकिस्तान को वो करना पड़ेगा। इट accumulates financial burden for future generation to repay the loan with interest। हमारी सरकार जो है, या जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, 5 साल बाद जो दूसरी सरकार आएगी, उस सरकार की पहले टेंशन तो ये होगी, जो पुरानी सरकार ने लोन लिया है उसको सेटल करना है ब्याज के साथ। और चौथी जो इम्प्लीकेशन वो क्या है? इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट इम्प्लाइज इंक्रीज इन बोरोइंग्स। भाई सीधी सी बात है, फिजिकल डेफिसिट अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब बोरोइंग्स जो है वो भी बढ़ रहा है। फिजिकल डेफिसिट अगर बढ़ रहा है तो बोरोइंग बढ़ रहा है, और अगर बोरोइंग बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। और इंटरेस्ट आपका कैसा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा। यानी कुल मिला के फिस्कल डेफिसिट के बढ़ने से आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो भी बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेट ट्रैप, कर्जों का जाल। यानी सरकार इतना उधार लेती है, सरकार का इंटरेस्ट बढ़ता है, और लोन भी लौटाना है, इंटरेस्ट भी लौटाना, तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी जो है वो बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। तो ये 4 पॉइंट है इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, जिनको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है? स्मॉल स्मॉल सेविंग क्या कह रहे हो आप, एक फिर से बताओ। प्राइवेटाइजेशन गुड और बैड दोनों है। प्राइवेटाइजेशन जो है ना, प्रवेश क्या पूछ रहे हो, फटाफट पूछ लो। प्राइवेटाइजेशन जो है ना वो गुड और बैड दोनों है। रीपे नहीं कर, ऐसे नहीं। परवेश, रीपे कैसे नहीं करेंगे यार? रीपे करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। अगर आपने लोन लिया है तो आपको रीपे करना पड़ेगा। आपको रहना तो इसी ग्लोब के अंदर ही है, तो रीपे आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज और भी बहुत सारे अग्रीमेंट होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन साइन होती है। ये ऐसा थोड़ा ना कि राम ने मोहन से उधार ले लिया, कहता है नहीं दूंगा। रीपे नहीं करोगे तो आपकी जमीन वगैरह ले ली जाएगी, बहुत सारे और इम्प्लीकेशन हैं उसके। ऐसे नहीं होता, रीपे तो करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ऐसा कह सकते हो सौम्या की स्मॉल स्मॉल सेविंग कुछ नहीं होता। स्मॉल का डेफिनेशन क्या है? स्मॉल का कोई डेफिनेशन नहीं होता है। तुम कह रही हो कि 2 रुपए स्मॉल है, मैं कह रहा हूँ 2 रुपए मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो ये स्मॉल कुछ नहीं होता है, जो मैंने बताया वो करो। स्मॉल सेविंग वगैरह ये सब कुछ कुछ मायने नहीं रखता है। थर्ड है प्राइमरी डेफिसिट। बस ये ध्यान रखना कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो कैपिटल है, छोटी छोटी चीजें रेवेन्यू है, ऐसा आप कह सकते हो मैक्स टू मैक्स। ठीक है। डिपॉजिट थोड़ी कोई रिसीट होता है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रिसीट की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पेमेंट की। तो डिपॉजिट क्या है? डिपॉजिट थोड़ी कोई रिसीट और पेमेंट होता है। प्लस नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? सुनो मेरी बात, फिजिकल डेफिसिट में से जब आप इंटरेस्ट घटा दोगे तो जो बचेगा वो आपके पास आएगा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है। प्लस हमारी सरकार ने लोन ले लिया, हमारी सरकार ने लोन लिया, उस लोन को जो खर्च करेगी ना, उस लोन को जो एक्सपेंडिचर होगा वो हमारे देश के अंदर ही होगा। मान लो सरकार ने लोन लिया है मेट्रो बनवाने का, मेट्रो ट्रेन बनवाने का सरकार ने लोन ले लिया। अब ये मेट्रो ट्रेन बनेगा तो इस मेट्रो ट्रेन को बनाने में लोगों को रोजगार मिलेगा ना। कुछ लोग काम करेंगे उस वहां पे मेट्रो ट्रेन में, कुछ लोग उसको बनाएंगे, कुछ लोगों को बिजली का काम मिलेगा, कुछ लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सॉरी वाटर का काम मिलेगा, कुछ आर्किटेक्ट होंगे, उनको पैसा मिलेगा। जब उनको पैसा मिलेगा देश के अंदर पैसा आएगा, और जब देश के अंदर पैसा आएगा तो लोग डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। और अगर लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। ये है कि अगर सरकार मतलब लोन लेती है ना तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है।
नेक्स्ट है फिजिकल डेफिसिट। अगर सॉरी प्राइमरी डेफिसिट, अगर हम फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट को घटा देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा प्राइमरी डेफिसिट। तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। ये बजट चैप्टर जो है पूरा थ्योरी इसका खत्म हो गया। अब मैं इसमें क्लास आपको एक काम करता हूँ, सारे फॉर्मूले जो है वो एक बार लिखवा देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थोड़ी सी क्लास लंबी होगी आज की, तो आप लोग जरा फॉर्मूला फटाफट लिखना चालू करो, जल्दी से क्लास। फॉर्मूला टोटल रिसीट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट इज इक्वल टू टैक्स रिसीट प्लस नॉन टैक्स रिसीट। कैपिटल रिसीट इज इक्वल टू रिकवरी ऑफ लोन प्लस डिसइन्वेस्टमेंट प्लस बोरोइंग्स। टैक्स रिसीट इज इक्वल टू डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ जाना, मैंने हालांकि फॉर्मूला वहां भी लिख रखे हैं मैंने। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिस्कल डेफिसिट यानी कि बोरोइंग्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट, नेट ऑफ बोरोइंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लिख लो। ये नेट ऑफ बोरोइंग वही की बात है। और प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू, आपने फिस्कल डेफिसिट तो निकाला ही है, तो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा प्राइमरी डेफिसिट। तो ये हो गया पूरा का पूरा फॉर्मूला। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ थ्योरी क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछने हैं, तो फटाफट इसे कर लेते हैं। प्राइमरी डेफिसिट कुछ नहीं है सौम्या, अगर मैं ये बोलूं कि फिस्कल डेफिसिट जो लोन है उस लोन में से ब्याज का अमाउंट घटा दूं, तो बस इतना ही जानना है। प्राइमरी डेफिसिट को यार डीपली पढ़ना भी नहीं है आपने, मैंने जितना डीपली कराया है ना आपको एग्जामिनेशन में, इतना डीपली कभी पूछा भी नहीं जाता है। तो प्राइमरी डेफिसिट आप ध्यान रखो, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट जो है वो माइनस करना है। फिस्कल डेफिसिट से अगर आप इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे ना तो आपका प्राइमरी आ जाएगा। चलो ये तो हो गया डन। अब फटाफट कुछ, ये तो क्लास आप ले लो स्क्रीनशॉट इसका, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो कर लेते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है। फिस्कल डेफिसिट कुछ नहीं है, बोरोइंग्स है। क्वेश्चन देखो क्लियर हो जाएगा, और एक बार खुद भी पढ़ लेना ना, घर पे नोट से पढ़ लेना, नहीं आएगा तो मैं दोबारा कराऊंगा, रिवीजन होगा मल्टीपल टाइम, डोंट वरी। खुद भी जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना किताब से तो क्लियर नहीं होंगी चीजें। चेक करो जरा क्या निकालना है, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। समझना बात को, फिस्कल और प्राइमरी निकालना है। ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट तो यही है, बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट तो आ गया 45,000, और जो प्राइमरी डेफिसिट है मैं यहीं पे कर देता हूं, आप लोग क्लास अच्छे से कर लेना घर पे। प्राइमरी डेफिसिट जो है वो है फिस्कल 45,000 निकाल लिया आपने। फिस्कल में से इंटरेस्ट घटाएंगे, और जो इंटरेस्ट है वो 25% है किसका, रेवेन्यू डेफिसिट का। जो इंटरेस्ट है ना वो 25% है किसका, रेवेन्यू डेफिसिट का। तो ये 25% है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। 1 लाख में से घटाओ 80,000 तो ये बनेगा 20,000। तो 20,000 का 25% बनेगा 5,000। तो आंसर आ गया 40,000। तो फिस्कल 45 और प्राइमरी 40। करेक्ट सौम्या, वेरी गुड। तो और देखते हैं किस किस का आंसर आ गया है सब लोगों का। फिस्कल हाँ बिल्कुल नव्य, फिस्कल बोरोइंग्स के बराबर ही होगा।
और तो आप निकाल भी नहीं सकते ना इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में निकालने का कोई तरीका भी नहीं है जिसे आप निकालो। तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो बोरोइंग से, फिजिकल डेफिसिट जो है क्लास वो क्या है, बोरोइंग से। आगे बात समझ। हाँ चलो अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो आप चेक करो जरा इसका सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ सारी चीजों को। चलो अब यहाँ पे देखो क्लास, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो कितना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चेक करो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 और रेवेन्यू रिसीट है 80, तो 100 माइनस 80 आ जाएगा 20। फिजिकल डेफिसिट जो है वो है टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, ये रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर 110, चेक करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर 110 और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100। तो टोटल एक्सपेंडिचर लेना है आपने, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 100 आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है 110 माइनस रेवेन्यू रिसीट, तो रेवेन्यू रिसीट है 80 और माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग वो 95 है। फॉर्मूला ये था ना कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, वो आपको दे रखा है 95। इसको सॉल्व करना है बस आपने, सॉल्व करो कितना आएगा 100 प्लस 110, तो ये तो आ गया 210। 210 में से माइनस करो 80, माइनस करो 95, 35 आ गया फिजिकल डेफिसिट। और जो प्राइमरी है वो है फिजिकल माइनस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10, ये आ गया 25। आगे क्लास सबको बात समझ, 25 आ गया, करेक्ट है क्लास आप लोगों का, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन बनाने हैं। तो जितने भी अलग अलग क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते थे इस चैप्टर से वो सारे मैंने उठा के रख लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है, वो आप अपने आप बना लेना। थर्ड क्वेश्चन में ना जो रेवेन्यू रिसीट है ना वो टैक्स और प्लस नॉन टैक्स को ऐड करके आएगा 57, ध्यान रखना बस। बाकी बोरोइंग तो फिजिकल है ही और सारी चीज क्लियर है, आप निकाल लोगे आराम से। तो बस रेवेन्यू रिसीट 57 आएगा, ध्यान रखना। टैक्स प्लस नॉन टैक्स को करोगे ना, नहीं आदि तो गलत नहीं है। रिच पीपल का टैक्स अगर आप इंक्रीज करोगे ना तो उससे जो पैसा बचेगा उसी तो गरीब लोगों का भला होगा। भाई देश चलेगा कैसे, ये आप मुझे बताओ। देश चलेगा कैसे अगर गरीब लोगों को पैसा कहाँ से आएगा फिर। ये अमीर लोग जो कमा रहे हैं वो गरीब लोगों से तो कमा रहे हैं सामान बेच के उनको, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है ठीक है। यार देखो दूसरे नेशन की मैं बात नहीं कर सकता, वहाँ पे हर कंट्री का अपना अपना अलग अलग रूल है, क्योंकि हर कंट्री की इनकम अलग है, हर कंट्री का डेमोग्राफिक प्रोफाइल अलग है। तो मैं इंडिया को दुबई से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि इंडिया का कोई एक छोटा सा स्टेट जो है उसकी पॉपुलेशन भी दुबई की पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा होगी। तो वो एक अलग मुद्दा है क्लास, उस पर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास आ जाओ फटाफट फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, एक बार हम सिलेबस खत्म कर लें फिर बाकी डिस्कशन जरूर करेंगे आप लोगों के साथ, डोंट वरी। क्वेश्चन 4 पे आओ जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन, बजटरी डेफिसिट इज 25,000 crore and borrowing and other liabilities 7, how much will be the fiscal deficit? प्लस ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है यह है कि अगर बजटरी डेफिसिट, एक क्लास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि कम पूछा जाता है क्वेश्चन में। आपको मैंने जो डेफिसिट बताया ना, जो डेफिसिट मैंने आपको बताया है वो मैंने आपको डेफिसिट बताया है 3 टाइप का, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। बेसिकली यही बताया ना मैंने आपको, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। लेकिन क्लास इसके अलावा भी एक और डेफिसिट है जिसको हम लोग बोलते हैं बजटरी डेफिसिट, और जिसका फॉर्मूला है क्लास टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट।
बजटरी डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। क्लियर है यहाँ तक? इसको बोलते हैं बजटरी डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। ये हो गया बजटरी डेफिसिट। तो बजटरी डेफिसिट जो है, बजटरी डेफिसिट वो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट को माइनस करके निकाला जाता है। तो वो आपको दे रखा है, बजटरी डेफिसिट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 25,000। और ये खाली बोरोइंग नहीं है, ध्यान रखना, ये बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी है। कितना है क्लास? ये 7,000। हाउ मच विल बी फिस्कल डेफिसिट? तो ध्यान रखना क्लास, एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, लिख लो क्लास इस फॉर्मूले को, क्योंकि आपको जो एमसीक्यू दूंगा ना करने के लिए, तब ये काम आएगा। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो, उसका फॉर्मूला क्या है? बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी। खाली बोरोइंग नहीं लिखा है, लिखा है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी। समझ रहे हो बात को? तो बजटरी डेफिसिट कितना दिया हुआ है? 25,000। बोरोइंग एंड लाइबिलिटी दिया हुआ है 7,000। तो आंसर आएगा 32,000। खाली बोरोइंग लिखा होता ना बच्चों तो आंसर 7,000 आता, अगर खाली बोरोइंग लिखा होता तो। इसमें खाली बोरोइंग नहीं लिखा हुआ है, तो आंसर जो आएगा वो 32,000 आएगा। 32,000 लिख लो क्लास का, स्क्रीनशॉट ले लो। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी। यही फिस्कल डेफिसिट का, अगर मैं इस फॉर्मूले को खोलूंगा ना, अगर मैं इस फॉर्मूले को ओपन करूंगा तो अल्टीमेटली यही बनेगा क्लास, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला आ जाएगा अपने आप। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, अपने आप ही क्लास ये फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बन जाएगा। एक अलग फॉर्मूला है जो बहुत कम यूज होता है, तो आप लिख लेना। मैंने क्वेश्चन इसलिए दे दिया कि ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन में आपने देखा ना हो उसको। नेक्स्ट, फाइंड बोरोइंग्स, और बोरोइंग पूछा है मतलब फिस्कल डेफिसिट। फाइंड बोरोइंग्स मतलब आपको क्या पूछा है? फिस्कल डेफिसिट, ये पूछा है आपको। तो आप कैसे निकालोगे? चेक करो। इंटरेस्ट जो है वो 15,000 है, विच इज 25% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। तो ये जो 15,000 है ये 25% है किसके? प्राइमरी डेफिसिट का। 25 का मतलब होता है 1/4। तो उधर भेजोगे तो आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा 60,000। और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। तो प्राइमरी तो 60 है, फिस्कल आपको निकालना है, फिस्कल ही बोरोइंग है, और इंटरेस्ट आपको 15,000 दे ही रखा है। तो आपका फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा 75,000। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स लगानी है बस, यहाँ ज्यादा नहीं। आपको ये जो 15,000 दे रखा है ये इंटरेस्ट दे रखा है, और ये इंटरेस्ट जो है ना, ये सुनो मेरी बात, आप गलती पता क्या करते हो? आप 15,000 का 25% निकालते हो। इसमें लिखा है कि जो 15,000 है वो प्राइमरी डेफिसिट का 25% है, ना कि 15,000 का 25% प्राइमरी डेफिसिट। आप लाइन को ढंग से पढ़ो। ये जो 15,000 है ये 25% किसका है? प्राइमरी डेफिसिट का। जो 15,000 है वो प्राइमरी डेफिसिट का 25% है। प्राइमरी 60 आ गया, और प्राइमरी में आप इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो फिजिकल आ जाएगा 75। क्लास 6 क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको होमवर्क दे दिया, आप बना लेना। अब बस मैं 5 मिनट आपके और लूंगा, और मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखो आते हैं, न्यूमेरिकल तो बहुत आया ही नहीं है 2 साल से न्यूमेरिकल। ऐसे क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं। 7th क्वेश्चन, सब लोग फटाफट 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। और आपको कैटेगराइज करना है कि कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल। और अगर रीजन देने के लिए बोले तो आप आराम से रीजन दे सकते हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना ही कोई असेट हमारे पास बढ़ता है और ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे हमारी कोई ना कोई असेट बढ़ेगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी जरूर कम होगी। अच्छा, ग्रांट, गिफ्ट, डोनेशन, ग्रांट, चैरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को चैरिटी दिया। बोलो आर या सी? वैसे ना आप आर और सी बोलना, बस ज्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं है। बस आप आर और सी बोल देना, मैं समझ जाऊंगा कि रेवेन्यू है या कैपिटल है। आर और सी बोलना है बस आपने, ठीक है? तो बिल्कुल पहला पॉइंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी से ना ही कोई असेट बढ़ता है और ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है। वर्टी का करेक्ट, अभिनव, खुशबू, नकुल,
नव्या, खुशबू, सबका सही है रेवेन्यू। दूसरा, रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने ना किसी से लोन लिया हुआ था, वो आपने लौटा दिया, तो वो कैपिटल है। करेक्ट दिव्यांशु, सौम्या, नव्या, रानी, सबका बिल्कुल सही है। नेहा भाटी करेक्ट है, नकुल करेक्ट है। अगला, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रोड बनाने पे खर्चा हुआ है, आपने सड़क बनाया है, तो सड़क आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वेरी गुड। नव्या, रेवेन्यू नहीं है, सड़क आपकी असेट है, उससे टोल टैक्स कलेक्ट होगा, वो रेवेन्यू नहीं है, वो कैपिटल है। ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट लोन, पुराने लोन पे आपने इंटरेस्ट दिया है, आपने पहले कभी लोन लिया होगा ना, उस पे इंटरेस्ट दिया है। बच्चों ध्यान रखना, अभिनव, इंटरेस्ट इज नॉट, इंटरेस्ट कैपिटल नहीं है, आपने इंटरेस्ट दिया है, वो रेवेन्यू है। अभिनव का करेक्ट रेवेन्यू। आप कैपिटल कैसे बोल रहे हो सब लोग? अरे लोन पे ब्याज दिया है, इंटरेस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी होता है, इंटरेस्ट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ध्यान से लिख लो। आप सब लोग कैपिटल क्यों बोल रहे हो? इंटरेस्ट तो रेवेन्यू होता है ना। लोन कैपिटल है, लोन को लौटाया वो कैपिटल है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कैसा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ध्यान रखना सब लोग क्लास, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, सैलरी दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, भाई पुलिस की सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी, तो सैलरी देने से कोई असेट बढ़ता है क्या? आप खुद सोचो, सैलरी देने से कोई असेट बढ़ गया या कोई लायबिलिटी कम होगी? नहीं। तो सैलरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अकाउंट्स में भी पढ़ते हो आप कि सैलरी जो है वो क्या है? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। टेकिंग ओवर अ प्राइवेट फर्म बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने कंपनी खरीद ली, सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को खरीद लिया, तो ये कैसा एक्सपेंडिचर है? सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को खरीद लिया है, तो ये आपका कैसा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू है, कैपिटल? क्लास, एक कंपनी खरीद ली सरकार ने, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सब्सिडी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। शेयर्स खरीदा, बच्चों शेयर का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, शेयर का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। तो सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। शेयर खरीदा, बॉन्ड खरीदा, बाहर देश से कंप्यूटर खरीदे, देश से हवाई जहाज खरीदे, जेट फाइट खरीदे, वो सब आपका कैपिटल है। चलो अब यहां गलती मत करना कोई, ठीक है? चलो बताओ सब लोग, रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल? ठीक है, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट, ये बताना है आपको। अच्छा, लोन लिया वर्ल्ड बैंक से, बताओ फटाफट, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, कैपिटल। अच्छा, टैक्स, टैक्स कैसा होता है? चाहे कोई भी टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, गिफ्ट टैक्स हो, चाहे क्लास इंपोर्ट ड्यूटी, कोई भी टैक्स हो, जीएसटी हो, वो सब रेवेन्यू है। ठीक है। सेल ऑफ शेयर्स, शेयर्स बेचा, शेयर्स बेचा मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, शेयर्स बेचा यानी डिसइन्वेस्टमेंट। करेक्ट, डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है क्लास? कैपिटल। डिविडेंड रिसीव बाय अ गवर्नमेंट फ्रॉम अ कंपनी, डिविडेंड रिसीव बाय गवर्नमेंट फ्रॉम अ कंपनी, क्लास डिविडेंड रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम अ कंपनी, डिविडेंड मिला आपको, तो डिविडेंड रेवेन्यू नेचर का होता है, डिविडेंड इंटरेस्ट टाइप का ही होता है, हालांकि इंटरेस्ट मिलता है लोन पे और शेयर्स पे क्या मिलता है क्लास? डिविडेंड। प्रॉफिट ऑफ एलआईसी, अ पब्लिक एंटरप्राइज, एलआईसी यानी सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो ये रेवेन्यू नेचर का है। इससे थोड़ी कोई एसेट हमारे पास मतलब कि कम हो जाता है, कोई लायबिलिटी बढ़ता है। प्रॉफिट किसी कंपनी का, इंटरेस्ट है आपका, डिविडेंड है, सब रेवेन्यू नेचर का है। हाँ, लोन लिया है बुलेट ट्रेन के लिए जापान से, जापान से लोन लिया बुलेट ट्रेन के लिए, बताओ सब लोग, लोन लेना क्या है? कैपिटल। जीएसटी कलेक्शन पे सरकार कुछ खर्चा हुआ है, लोग टैक्स दे नहीं रहे थे, तो वो रेवेन्यू है। अच्छा, आपने ना लोन दिया हुआ था भूटान को, उससे रिकवर कर लिया, रिकवरी ऑफ लोन कैपिटल शीट के अंदर आता है, आपको सब पता है ना, रिकवरी ऑफ लोन कैपिटल शीट के अंदर आता है, तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज और आपको बताना है कि किससे कर्जा बनेगा, किससे कर्जा नहीं बनेगा। तो सबसे पहला, सेल ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर सरकार अपनी कंपनी को बेच देगी तो क्या कोई कर्जा बनेगा? अरे भाई कर्जा क्यों बनेगा? सरकार अपनी कंपनी को बेचेगी तो कर्जा थोड़ी बनेगा। हाँ, लेकिन जब सरकार बोरोइंग करेगी, उधार लेगी, तो कर्जा बनेगा। रिकवरी ऑफ लोन, लोन रिकवर करेंगे तो भी कोई कर्जा नहीं बनेगा। नॉन डेट मतलब कर्जा नहीं बनेगा, डेट का मतलब कर्जा बनेगा। अच्छा, एक वर्ड है आपको पता होना चाहिए, डेफिशिट फाइनेंसिंग, ये किसको कहते हैं? पता है क्लास, होता क्या है? कभी कभी ना सरकार के पास पैसा नहीं होता है, तो सरकार क्लास उस पैसे, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार की बहुत तंगी है, समझ रहे हो बात को? तो सरकार किससे पैसा ले लेता है क्लास? आरबीआई से। सरकार आरबीआई से उधार मांगता है, कहता है आरबीआई हमको पैसे दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है। तो क्लास इस चीज को बोलते हैं डेफिशिट फाइनेंसिंग।
तो आरबीआई क्या करता है क्लास, सरकार को उधार देता है, तो सरकार क्लास उस पैसे को खर्च करती है, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब सरकार के पास पैसों की कमी होती है तो सरकार आरबीआई से बोलती है कि पैसे दे दो, और आरबीआई क्या करती है, नोट को प्रिंट करती है, तब आरबीआई नोट छापती है, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो क्लास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आपको पूछे जा सकते हैं। तो हमारा ये चैप्टर, ये पूरा टॉपिक आज यहाँ पे खत्म हुआ। अगली क्लास में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, वहां से हम कंटिन्यू करेंगे।